साहब बैठे हुए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। आपने एक स्टडी की है और वो स्टडी कुछ ये कहती है कि पर्यटन से बाघ को ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब मुझे बताइए कि बाघ का अपना नेचर क्या है। और जैसे कि कहा जाता है कि साहब इतनी सारी जिप्सी गाड़ियां लेके लोग खड़े हो जाते हैं, हॉर्न बजते हैं, तमाम तरह का वहां शोर शराबा फैलता है। आप बताइए कि बाघ किस तरह का प्राणी है और इन सब चीजों का उस पर क्या असर पड़ता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने अध्ययन किया है, वो अगस्त 2012 में उसकी रिपोर्ट आई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने देश में दुर्भाग्यवश वैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधारित इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि जो डिसीजन हम लेते हैं स्पेशली वाइल्ड लाइफ के केस में वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिसीजंस होते हैं और उसमें साइंस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि 1973 से जब से प्रोजेक्ट टाइगर बना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट था कि उसमें हर प्रोटेक्टेड एरिया में, हर टाइगर रिजर्व में एक रिसर्चर या साइंटिस्ट का होना। वो शायद है हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर, वो हमें करेक्ट करेंगे, लेकिन कभी नहीं हुआ वो। और शुरू से प्रोजेक्ट टाइगर जब से बना है वो बैन की परिपाटी से बना है, बैन सिस्टम। मैं लेके एक प्रिंसिपल है जिसको मैंने दिया बैन प्रिंसिपल। जब हमने इसको शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर, आई रिमेंबर बहुत ही नोटेड टाइगर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर साइरेंस टीकर। जब वो भारतवर्ष आए, उन्होंने रेडियो टेलीमेट्री करने का प्रयास किया, उनको रोक दिया गया भारतवर्ष में, उन्होंने नेपाल में स्टडी किया। तो कैसे इसमें रोकते हैं वो मैं बता रहा हूं। जब प्रोजेक्ट टाइगर बना, एरिया लाइक कान्हा, जहां से धक्का मार के पहले हमने नेबरहुड कम्युनिटी को निकाला, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, राइट। नेबरहुड कम्युनिटी को पहले बैन किया, फिर आपने रिसर्चर को बैन करना शुरू किया। रिसर्चर को कैसे बैन करते हैं? रिसर्चर्स आर ब्लडी पुअर रिसर्चर्स। उस रिसर्चर को हेल्पलेस, होपलेस रिसर्चर। मैं आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड व्हाई आई एम टॉकिंग कि आपको अगर साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होता और सारे डिसीजन लिए जाते तो पन्ना और सर इसका नहीं होता। आज 1400 कहने पर लोग नाराज हो गए, 1700 बोलो। क्यों भाई? When we started Project Tiger, we had only 1,700 or 800 tigers. Again we reached to the same state. और अपने पीठ को थपथपा रहे हैं। Bloody what you have done? You have done nothing. So साइंटिफिक रिपोर्ट, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को जब तक मिनिस्ट्री कूड़ेदान में डालेगी तो टाइगर इसी तरह नष्ट होगा। तो बीइंग अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, मैं आपको एक बोल दूं, अभी तक टाइगर टूरिज्म पे कोई रिसर्च नहीं हुआ देश में। एक अभी रिसेंट रिसर्च आया अगस्त 2012 में, जो भारत के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने किया, जिसने अपने रिसर्च में सारे एफर्ट्स, कितने नाइट गुजारे कैमरा ट्रैप में, सारे को निकाल के देखा। उन्होंने बताया कि टूरिज्म जोन और नॉन टूरिज्म जोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हर जगह, दोनों जगह टाइगर डेंसिटी एक सी हो। मेरे पास रिपोर्ट है, अगर चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। तो एक वही रिसर्च है। तो मेरा कहना है कि एक पजामा को सब भाई नहीं पहन सकता, एक सिंपल कहावत है। एक ट्राउजर को हर जगह नहीं लगा सकते। तो हर स्टेट में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सबके अलग अलग इश्यूज हैं, सब पे एक रिसर्च होना चाहिए, उसके बाद ये डिसीजन होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमें तो कभी कभी ऐसा लगने लगा कि ये इको टूरिज्म का फफूंद लाके कहीं हमने मेजर टाइगर कंजर्वेशन के इशू से कंट्री को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की। ये मुझे ऐसा लग रहा है एज ए रिसर्चर। ओके, हमारे साथ यहाँ अमित सांसला बैठे हुए हैं जो कि रिजॉर्ट्स चलाते हैं जी। अमित जी, जिस तरह से हमने अभी विजुअल्स भी दिखाए और नेट पे आप चले जाएं, तमाम इस तरह के आपको विजुअल्स मिल जाएंगे जहां पर ऐसा लगता है कि बाघ बेचारा घिरा हुआ खड़ा हुआ है, चारों तरफ जिप्सीज खड़ी हुई हैं, रिजॉर्ट्स बन गए हैं, वहां तमाम तरह की पंचतारा सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि इस तरह के एरियाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का, पर्यावरणविदों का ऐसा मानना है कि बाघ को भी अपनी जिंदगी जीने का एक हक है, अपनी एक लाइफ को जीने का हक है। तो हम उसमें क्यों इतनी दखल अंदाजी कर रहे हैं टूरिज्म को लेकर? क्या आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, उससे बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी भी वहीं से आती है। पर क्या बाघ जो है वो ज्यादा जरूरी है या हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ज्यादा जरूरी है, या उसमें एक कोई एग्जिस्टेंस हो सकता है कहीं? मैं थोड़ा सा हिस्ट्री लूंगा इस पे जी। I've been in the tourism industry and my generations have been in the tourism industry काफी सालों से। हमें कोई 20-25 साल हो गए अब लॉजेस चलाते हुए, कोई कल नहीं खोली हमने। 20-25 साल पहले जब लॉजेस आई थी तब कोई 2-4 गिन के लॉजेस थी, इतना ज्यादा नहीं था। उल्टा हम पार्क जाते थे और लोगों को दूर दूर तक ढूंढते थे कि कोई मिल जाए, किसी को बाघ दिखा दें, हमने देख लिया। वो दिन थे। आज जो लास्ट 10 साल 15 साल के अंदर मैं कह सकता हूं कि 2000 के बाद से जो लॉजेस का डेवलपमेंट हुआ,
इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, लोग जंगल जाना शुरू हुए हैं, तब से ये सारे लॉजेस बिना अंधाधुन आने लगे हैं। देयर इज मेनी लॉजेस, ऐसी बहुत सारी लॉजेस हैं जो काफी इको सेंसिटिव हैं, काफी टेक केयर करती हैं कि इन्वायरमेंट में कि वो सोलर हार्ट यूज करें, वो सोलर कुकर यूज करें, वो सारी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, अपने क्लाइंट्स को ब्रीफ करें। हम नहीं चाहते, द गुड टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं चाहते कि अनरेगुलेटेड टूरिज्म कोई ऐसा हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि आज जो लॉजेस बने उनके लिए कोई कानून कायदा हो। हम मना नहीं करते इससे, हम ये बोलते ये तो 20 साल पहले आ जाना चाहिए था, जब ये सब लॉजेस आए तब कोई कायदा क्यों नहीं था? तब जो जितने सारे पटवारी थे, ये सब, ये लैंड सारे अप्रूवल्स हुई, आज भी अप्रूवल हो रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था उस टाइम में कि आप कोई पॉलिसी ना लाओ, हम तो पॉलिसी फेवर में तब भी थे। आज हम नेशनल पार्क में जाते हैं, आज हम रणथंभौर जाते हैं, बांधवगढ़ थाना जाते हैं। मैं आज बोलता हूँ बांधवगढ़ थाना का बोलता हूँ क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट एरिया। बांधवगढ़ के अंदर 2 साल पहले लिमिटेड जोन खोले गए, ताला जोन एक हुआ, मगदी जोन एक हुआ, पनपता जोन एक हुआ, ये डिफरेंट जोन्स खोले गए देखने के लिए कि टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि एक ही जगह लोगों को भेजने के लिए एक ही टाइगर के पीछे रोज भेजने से अच्छा है कि हम इसको ऑल एरियाज को खोलें और डिफरेंट एरियाज में जा सकें। जब हम इन बफर और दूसरे एरियाज में जाते हैं जहां आज भी गांव हैं, 2-2 हजार लोगों के गांव बसे हुए हैं, वहां भी अब धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ वहां वापस आ रही है। बिकॉज ऑल दिस टाइम सिर्फ लोग ही जाते थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि पोचिंग भी उस टाइम होती थी और कोई रिपोर्ट नहीं होता था, ऐसा भी हो सकता है। तब बांधवगढ़ ने फॉर एग्जाम्पल ताला जोन जो है उसमें 4 रूट बनाए गए, A, B, C and D, और एक टाइम पे सिर्फ 32 गाड़ी अंदर जा सकती। अब उस 32 गाड़ी को 4 रूटों में डिवाइड किया गया, हर रूट पे सिर्फ 8 गाड़ी जा सकती। मतलब आप जो 3, 4, 5 घंटे सुबह जाते हैं उसमें सिर्फ 8 गाड़ी आपके रूट पे चलेंगी। हाँ, ऐसे भी कुछ पॉइंट थे जहां 500 मीटर का ओवरलैप था दो रूटों का, बट जो ये हम पिक्चर्स देखते हैं, जो हम ये इतने सारे फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कोई कहता है इस बांधवगढ़ की है, तो मैं कहता हूं कि वो 2 साल से पहले की है। मैं ये भी कहता हूं कि हाँ एक्सेप्शन है, होली और दिवाली का एक्सेप्शन है, बट वो हमारा नहीं, टूरिज्म का नहीं। वो जितनी वीआईपी गाड़ीज आ जाती हैं 10-10, 20-20 के तैनात में, ठीक है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, न उनको कोई मना कर सकता है। उस टाइम में ये क्राउडिंग तो बहुत ज्यादा होती है, और जब उस टाइम पत्रकार सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं और दिखाते हैं देखो क्या हो रहा है हमारे नेशनल पार्क में। मैं रोज जाता हूं, मैं हफ्ते में 5 दिन जंगल जाता हूं। कहने का मतलब ये कि इस समय तो आप भी बाघ के साथ फेंस के इसी तरफ हैं, ये अच्छी बात है, और आप ऐसा कह रहे हैं कि हम हमेशा से ऐसा चाहते भी थे। फिर भी किस तरह के रेगुलेशंस की जरूरत है पर्यटन पर? अगर पर्यटन करना है तो किस तरह से वो होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और क्या ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इन रेगुलेशंस को इसी तरह से लागू कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता जनार्दन की यहाँ पर राय लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाए। मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली, और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। सुबह उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दिए बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ फैसला यही हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू, और जब से कंप्लेन लिखाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। चर्चा हो रही है आज टाइगर टूरिज्म को लेकर। पर्यटन खासतौर से टाइगर रिजर्व्स में किन एरियाज में होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, रेगुलेशंस किस तरह से आनी चाहिए। जनता जनार्दन की राय लेते हैं, आखिर वो टाइगर के बारे में अपनी अपनी क्या राय रखते हैं। हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। ये बताइए कि चित्रों में और विजुअल्स में टाइगर को देखा है या कभी रूबरू देखने का मौका मिला? मैं कभी टाइगर रिजर्व तो नहीं गया हूं, पर मैंने चित्रों में जरूर देखा और फिल्म में देखा है जी। तो मेरा ये मानना है कि बाघों को बढ़ना चाहिए, इनके लिए एक क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए, और जो इसका एक बड़ा कारण जो है वो तस्करी और तस्करी और जो है शिकार भी है। ये भी एक बड़ी वजह है, इसको रोकना चाहिए। पर्यटन को रोकना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की रोटी कपड़ा मकान जुड़ा है। आप बोलिए। Hunting should be stopped in all the areas, and like if we are humans, they also have the life. They are life-full creatures. Like if someone enters our life, they will be perturbed. So they are also disturbed from the. और कौन बताएगा पर्यटन क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? It should be
tourism, tiger tourism should be done completely well, because it should be shameful for all Indians, because tiger is our national animal. If tiger is also endangered species, and if it is extinct, then it will be so shameful for all Indians. ओके, हाँ, आप बोलिए मैडम। आपको क्या लगता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं, या उनको कुछ उनकी अपनी प्राइवेसी देनी चाहिए हम लोगों को? बेसिकली आज हम जिस स्टेज पे हैं, मैं खुद से कभी नहीं देखी टाइगर को, एंड इन ऑर्डर टू रिजर्व दैट पोर्शन, एटलीस्ट आई थिंक टूरिज्म को बंद कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट पिक्चर्स में और वीडियोस में एटलीस्ट हम लोग टाइगर को देख सके। जी हाँ, ओके, हाँ, एक और रिएक्शन, हाँ बोलिए। टूरिज्म को रेगुलेट करना चाहिए, शुड नॉट बी कम्प्लीटली बैंड, एज वी ऑल नो दैट टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, और हम ही अपने नेशनल एनिमल को नहीं देख पाएंगे तो फिर बात ही नहीं बनेगी। ओके, सेन साहब, जिस तरह से लोग यहाँ कह रहे हैं कि टाइगर को इतना बचा लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ पिक्चर्स में ही हम लोगों को देखने को मिले, जीता जागता भी देखने को मिल जाए, इस लायक हमें उसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, और कहीं पर भी मैंने पहले भी कहा था कि ये गाइडलाइन जो बनी है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या मंशा होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी उठी कि नियंत्रण कैसे हो, इसमें सारी बातें लिखी हुई है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर, सबसे मेजर स्टेक होल्डर है, क्योंकि जंगली जानवर या उसकी जमीन जो भी है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। ये गाइडलाइन का मतलब ये नहीं है कि ये एक्ट है। ये एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जो अंजना जी ने कहा कि ये कहां रेगुलेट होगा, कैसे होगा, स्टेट की कैपेसिटी है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। इसीलिए ये, मैं तो इनको, दुबे जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इन्होंने एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, पहले किया था उन्होंने जबलपुर में, वो आकर के सुप्रीम कोर्ट में बैठा। तो ये रेगुलेटेड टूरिज्म की बात हर समय हुई है, आज नहीं, 1973 से रेगुलेटेड टूरिज्म की बात हो रही है। उस समय मैं आपको एक दो आंकड़ा देना चाहता हूं, फयाज साहब का जवाब भी उसी में मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज हिंदुस्तान 1009वां हिस्सा टूरिज्म का पाती है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से। टोटल टूरिज्म 2010 के हिसाब से हिंदुस्तान का आंकड़ा है कि $1 बिलियन का टूरिज्म होता है हिंदुस्तान में, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। बाकी टूरिज्म की बात मैं नहीं कर रहा। इस वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से $1 बिलियन का जो आंकड़ा सामने आया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, टूरिज्म डायरेक्टरेट का ये आंकड़ा है, मेरे पास वो आंकड़ा है अभी हमारे पास में। मैं बता रहा हूं कि इसमें से टूर ऑपरेटर्स या टूरिज्म इंडस्ट्री चलाने वाले जितने भी सरमंस आते हैं, कि साहब गांव वालों का, अदर स्टेक होल्डर्स का या राइट होल्डर्स का, उसमें कितना हिस्सा होना चाहिए? आप बताइए कि वो कितना हिस्सा आपको दिखाया जाएगा? ये $1 बिलियन का मात्र 1% है, जिसमें कि स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बिल्कुल नीचे के तबके में, जैसे धोने के काम में आते हैं, बर्तन धोने के काम में, किचन मदद करने में आते हैं। कुछ हर पार्क में जहां पर टूरिस्ट गाइड्स बहाल किए गए वो पढ़े लिखे लड़के हैं, जैसे मान लीजिए रणथंभौर में 50 टूरिस्ट गाइड्स हैं या 100 टूरिस्ट गाइड्स हैं, कान्हा में 150 टूरिस्ट गाइड्स हैं। ये गिने चुने सैकड़े में आते हैं। फैयाज साहब ने बहुत दुख से अपने उद्गार व्यक्त किए जी। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कितने रिसर्चर हैं वो जंगल में जाना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसीलिए बनाया गया था कि वहां फैयाज साहब के जैसे लोग आए और अपने ज्ञान प्राप्त करके वो जंगलों में जाए, रहे नहीं रहे। मैं खास तौर से फैयाज साहब को, फैयाज साहब से नहीं, फैयाज साहब को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, पूछिए उनसे, लगभग 20 साल हो रहे हैं, और मैं जानता हूं कि ये जंगल जाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कितने लोग जाते हैं? कितने जाते? 1986 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बना, समझे ना? आज वो रिसर्चर्स की रोना रो रहे हैं। अब मेरे को बताइए कि कितने रिसर्चर्स जंगल में जाके रिसर्च? फैयाज साहब, क्या बात है, क्या वाकई रिसर्चर सोचते हैं अपने एसी रूम में बैठ के बाघ को वहीं देख लो इंटरनेट पे और वहीं रिसर्च? उस पर तो काम ही नहीं हो सकता। अगर बाघ पे काम करना है तो ऐसे ही लग रहा है, रिसर्चर बहुत कम जाते हैं। सर ने बताया ये सही है कि न्यू जनरेशन जो आई है प्रॉब्लम वो इस सब्जेक्ट पे काम करना नहीं चाहती, लेकिन जो सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको तो जाना होगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सर को कि एक शख्स वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का बंदा जो लेपर्ड पे रिसर्च करना चाहता था, जिसके पास बड़ी फंडिंग थी,
उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन नहीं दिया, शेड्यूल 1 स्पीसीज है, उसको लास्ट वन पर परमिशन मिला। मैं नाम उस बंदे का नहीं लेना चाहता, लेकिन दी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज जब रिसर्चर और रिसर्च को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? सरिस्का और पन्ना को हम क्यों नहीं बचा सके क्योंकि रिसर्च नहीं कर सके? ओके, हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात आप कह रहे हैं। रिसर्च फैक्टर नहीं था पन्ना के बारे में। सेन साहब की कमेटी की रिपोर्ट है, सबसे बड़ा कारण शिकार था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की जे दत्ता कमेटी की रिपोर्ट है, सबसे बड़ा कारण शिकार था। बफर और कोड नोटिफाइड ना होना था। उसके बाद मोती साहब डायरेक्टर पन्ना की जो अभी वर्तमान में पदस्थ है, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल नेटवर्क जो कोचिंग का है वो जिम्मेदार है। शिकार बंदूक से होता है और हथियारों से होता है, उसको रोकने की बात है। रिसर्च की जो सेंसर में कई बात हकीकत है, जब हम जंगल जाएंगे नहीं तो शिकार कहां से रुकेगा? तो इस बात पे भी ध्यान आज हिंदुस्तान में टाइगर पर रिसर्च करने वाले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के ट्रेंड बंदे मात्र गिने चुने 1, 2, 3, 4 हैं। पांचवा आदमी आप खोज के नहीं पाएंगी जो आज टाइगर पर रिसर्च करने के लिए तैयार है। ओके, अंजना जी कुछ करें। हाँ, देखिए, बात इन सब मुद्दों से हटकर ये है जी कि अब पोचिंग जो है वो एक बात अपने आप में डॉक्यूमेंटेड है। क्या आज हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि अब पोचिंग के अलावा ज्यादा मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? दोनों के घरों की लड़ाई बढ़ती जा रही है। आप बाघ के घर में जा रहे हैं, वो आपके घर में आ रहा है। रोज लेपर्ड की फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कोई टीवी वाले कमरे में फंस गया, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, ये हमारी वजह से हो रहा है। तो बफर हो या कोर हो, एरिया का नियंत्रण मेरे समझ में थोड़ी देर हो चुकी है। रूल्स रेगुलेशंस, कानून, उच्चतम न्यायालय जितने भी निर्देश पास कर दे, ग्राउंड रियलिटी इन्होंने ही देखनी है। कितने भी इंजंक्शन आ जाए, कितने भी मैंडेट्स आ जाए, दुबे साहब की याचिका पे जितने भी निर्देश दे दे, मैं तो चाहूंगी कि इनके हर निर्देश का पालन हो और उसको देखा जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है मैडम कि जो जमीन पर काम हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए वापस आप राज्य सरकार के लिए ही आएंगे। तो क्या राज्य सरकार उस अपने दिशाहीन स्थिति को संभालने के लिए क्या करना चाहेगी और क्या करेगी? उसमें चाहे रिसर्च का सहारा ले, चाहे वो गाइडलाइंस का सहारा ले, चाहे वो रेगुलेटेड टूरिज्म का ले, चाहे अवेयरनेस ले, चाहे ये फ्यूचर जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ले। नियंत्रण जो है वो मानसिक होता है। सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस कि आप टाइगर ही क्यों बोलते हैं, आप उसको बायोडाइवर्सिटी या पूरा एनवायरमेंट क्यों नहीं लेते हैं? वाई शुड बी सब्जेक्ट बी रिलेटेड टू टाइगर? हम एक सामूहिक रूप को लेके चले और जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका सामूहिक रूप को अगर हम देखें तो पर्यटन रोकने से अनअकाउंटेबिलिटी होगी। और अगर ये रोक कभी भी नहीं लगी, लेकिन अगर आप बहुत ही नियंत्रण करेंगे, उसका एक ही रिजल्ट होगा कि कोई भी उस बात का जवाब नहीं दे सकेगा कि अंदर क्या हो रहा है। देखिए, एक बात बहुत समय से हम लोग की चर्चा का पार्ट है रोक। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई है केवल कुछ दिन के लिए। जब तक गाइडलाइन फाइनल नहीं होती, रोक तब तक के लिए है। जैसी गाइडलाइन फाइनल हो जाएगी, मेरे ख्याल से रोक हटेगी। कैन आई मेक अ कमेंट? रोक की वजह से क्या हुआ है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट। ये बहुत जरूरी है देखना कि एक तरह से बैन लगा देना और बैन के बाद उसकी जो रिप्रिकॉशंस है कि उसके बाद बैन के बाद क्या होगा, चाहे वो टेम्पररी है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इंटरिम ऑर्डर, दिस इज नॉट अ फाइनल ऑर्डर, इट विल ओपन। मैं एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं जी। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो मेरे चार्ट्स हैं, मेरे जो बुकिंग्स होती हैं, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खाली हो चुका है। क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट आना था, जो बाहर से लोग आने थे, वो कहते हैं आज चलो इंडिया छोड़ो, अभी हम अफ्रीका जाते हैं क्योंकि इंडिया में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अब मेरे को कोई ड्राइवर मेरे को फोन करके कहता है कि सर आपके बेसिस पे मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, उसका लोन है, मेरा घर गिरवी है उस पे, अब आप मेरे को काम नहीं दोगे क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में? मैं मानता हूं रेगुलेटेड टूरिज्म बहुत जरूरी है और मैं ये भी मानता हूं कि हमारी भी बहुत गलती है। जो गाइड्स हैं, पार्क्स के जो ड्राइवर्स हैं, एवरीबडी शुड बी टॉट कि टाइगर टूरिज्म ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल हम मानते हैं, हमारे पास जो मेजोरिटी क्लाइंट आता है, मैं खुद कहता हूं कि वो पक्षी में इंटरेस्टेड है, वो पेड़ में, वो बायोलॉजिकल नेम्स में इंटरेस्टेड है। हम प्रमोट करें उसको, कोई डाउट नहीं। लेट्स मूव अवे फ्रॉम द टाइगर एज वेल व्हेन वी आर देयर। बट ये कहना कि इसको बैन कर दो और उसके रिप्रिकॉशंस हम नहीं देखें कि अगले 3-4 महीने मैं देखूंगा सुप्रीम कोर्ट में किसी ने बैन की बात नहीं उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने
इंटरिम बैन जो लगाया है, मैं मानता हूं आपसे, मैं आपसे अग्री कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया उसकी वजह से क्या हो रहा है, और मैं आपको वो बता रहा हूं। कुछ देखिए इस बात को आप मानते हैं कि मानसून में टूरिज्म बंद रहता है? मैं ये नहीं मानता कि आपकी टूरिज्म की बुकिंग्स रुक जाती है, नहीं। बुकिंग आप अगर कल छुट्टी पे जाते हैं, चाहते हैं पॉलिसी जी मैं एक चीज बताता हूं, आप कल छुट्टी पे जाते हैं, मैं कल छुट्टी पे जाता हूं, तो मैं 3 महीने लेकिन हमें ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बड़े चाहते हैं ना, मैं कोई डाउट नहीं करता। दुबे जी जो पॉलिसी चाहते हैं ना, पॉलिसी चाहते हैं, आपको 1700 बच्चे थोड़ा सा रुक जाइए। मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, पॉलिसी एक कमरे में बैठ के नहीं बनाई जाती। पॉलिसी जो बनेगी है, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, आज वो सही कहता है, आज कहता है स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स और नॉट कंसल्टेड बिफोर। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, आर वी नॉट स्टेक होल्डर्स? ये एक साथ कंसंट्रेशन एक छोटा आज से 1 साल पहले ये गाइडलाइन जो है ये बेसिस है। अभी जो फाइनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलाइन पर जितने भी विचार आए हैं 104 विचार आए थे, उन सबों को कंसीडर करके आप एफिडेविट फाइल करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था भारत सरकार के लिए। भारत सरकार ने इन सभी जितने भी रिजॉइंडर्स आए थे सबको कंसीडर करते हुए अपने बुद्धि के अनुरूप इसको डाला। उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया। जी अभी अमित जी जो कर रहे हैं, मैं मानता हूं थोड़ा सा यू टर्न की बात कर रहे थे, कोई यू टर्न नहीं है, यू टर्न नहीं है, लेकिन दिखाइए गाइडलाइंस एक साथ headed the committee, the person who headed the committee didn't say these were my guidelines. ठीक है, that's what he said. आगे बढ़ते हैं इस बात में। You are not aware with the last Supreme Court order which was given on 24th. चलो उन्होंने यही कहा, why should the Supreme Court be involved? Why can't the NT say not take a suit? Why should every issue be decided in the court? Because the lobby is so strong. That is helplessness on the part of the government to say. I'm sorry to say that. जिस दिन उस दिन के सुबह के इंडियन एक्सप्रेस पे आते देखा दिग्विजय सिंह जी देखा होगा। माइक पांडे साहब से एक रिएक्शन यहाँ पर। माइक जी, ये जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली ये सब कुछ वही है। क्या आप मानते हैं कि इसी में हमें उसके जवाब ढूंढने पड़ेंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड हियर अगेन वंस पीछे जब भी बात हो रही थी, लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आइसोलेशन में ये रूल्स बन जाने, गाइडलाइन स्प्रिंग देम अराउंड, जैसे आज अमित साहब को लॉस हो रहा है, दैट्स वन एग्जांपल। पूरे देश को ऐसा एक दहशत सी फैल गई है। टूरिज्म इज क्लोज्ड। इंग्लैंड में आजकल जब टूरिज्म हो रहा है तो लोग वहां पे जो बाईलाइन है वो है, इफ यू वांट टू सी द टाइगर यू गॉट 3 years, बुक नाउ। उसके बाद वो छोड़िए, वो बुक नहीं है। आप आइए, आप 1000 पाउंड दीजिए, मैं आपको टाइगर दिखाऊंगा, पैसा वापस करूंगा। टूरिज्म हो रहा है। ठीक है, और 2-3 रिएक्शंस। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जो टाइगर से जैसे सर ने कहा था कि जिप्सी वगैरह जाती है तो जिप्सी साउंड पोल्यूशन करती है, तो अगर टाइगर को प्रॉब्लम होगी तो साउंड से होगी, तो हम वहाँ पे ये भी तो यूज करते हैं जैसे जू वगैरह जो होते हैं, जू उसमें जो वेन चलती है वो बहुत कम साउंड निकालती है, तो हम वो यूज कर ले। जैसे काफी उधर से जो बैठे उन्होंने कहा था कि हम जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, तो हम ऐसा ना हो कि टाइगर इतना खत्म हो जाए कि हम देख ही ना पाए, तो इसलिए कि हम भविष्य में टाइगर ना देख पाए इसलिए टाइगर को बैन कर दें, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। कुछ ऐसा सोल्यूशन लाए जिससे हम टाइगर रहे भी, टूरिज्म में भी रहे और हम देख भी पाए। ओके, चारों उंगलियां मतलब क्या बोलते हैं, घी में और सर कढ़ाई में चाहते हैं आप, ऐसे टाइगर नहीं बचेगा। माय क्वेश्चन इज दैट सिर्फ टूरिज्म को कम करने से या बैन करने से टाइगर्स की संख्या बढ़ सकती है? इज इट द ओनली रीजन? देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक पोचिंग, तो मेन कंसंट्रेशन उस पर भी देना चाहिए दैट टूरिज्म इज नॉट द ओनली थिंग। ठीक है, और कौन है? हाँ बोलो। आई कम्प्लीटली सपोर्ट यू सर, बिकॉज सर ठीक कह रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी नीचे जा रही है, तो कॉमन पीपल ये जो मेनली इफेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, तो मेरे को लगता है को एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों को। थोड़ी सी रेगुलेशंस टूरिज्म में और थोड़ी सी हमारी कंसर्न्स, वो बहुत जरूरी है। हमें रियलाइज होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आई थिंक दैट्स वेरी जी। माय क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक टू प्रोटेक्ट टूरिज्म? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम चर्चा में हाजिर रहेंगे, और क्योंकि बाघ है और बाघ की बात हो रही है तो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद
की जीवन तरंग पॉलिसी। प्रीमियम भरने का सिलसिला चाहे खत्म हो जाए पर रेगुलर इनकम आती जाए। घर खरीदना हर एक का सपना होता है। ब्रिगेडियर साहब का भी यही सपना था, पर जब ब्रिगेडियर साहब खुद के घर का पोजीशन लेने गए तो देखिए, फिलहाल तो आपका घर तैयार नहीं है। जब वादे हो जाए झूठे सोचा था रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाऊंगा, पर पूरे पैसे भरने पर भी समय पर घर नहीं मिल रहा है। ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई का हवाला देकर तय की हुई रकम से ज्यादा वसूल कर चुके हैं। ये तो सरासर धोखा है ना जी। ब्रिगेडियर साहब कंज्यूमर फोरम गए। फैसला ये हुआ कि अदा की हुई रकम पर बिल्डर सालाना 12% ब्याज दे और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो सुविधाएं नहीं दी उसके बदले वो पैसे वापस करे। जागो ग्राहक जागो। मैं तो सारी विजिट बनूंगी। मैं तू कब आया बोलू? अब तो मोनू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आ गया है। जब भी कॉलेज जाने की बात करो इसका चेहरा उतर जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, नया स्टूडेंट है ना, तो सीनियर तो रैगिंग करते ही होंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं। चिंता की बात है भाई साहब। रैगिंग जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज मत कीजिए। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उनसे सलाह और सहयोग लें। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-5522 पर कॉल करें। टूरिज्म और नो टूरिज्म, बाघों को बचाना जरूरी है। और आज इसी विषय पर बात करें, फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। तो अमित सांखला, आप जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं भविष्य में? अभी तो फिलहाल आपको कष्ट हो रहा है, काफी बिजनेस जो है खराब हो गया, लेकिन एक बड़े सुख के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो करनी पड़ती हैं। आप क्या मानते हैं भविष्य में किस तरह के दिशा निर्देश होने चाहिए, किस तरह का मॉडल हमें अपनाना चाहिए? मैं मानता हूँ कि जो फ्यूचर में हम टूरिज्म करेंगे वो रेगुलेटेड टूरिज्म, इसका कोई टूरिज्म इंडस्ट्री में भी कोई डिनाई नहीं करेगा। बट जो रेगुलेटेड टूरिज्म की गाइडलाइंस बनाए जाएं, जो आज ये गाइडलाइंस की बात हो रही है, उसमें एक्चुअल ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी कंसिडर्ड। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 1-2 दिन पहले, इसमें एक्सपर्ट्स भी कंसिडर हो, स्टेक होल्डर्स भी कंसिडर हो और स्टेट्स भी कंसिडर हो। अब चाहे वो ग्राम सभा हो या एनटीसीए हो, एवरीबडी शुड बी अ पार्टनर इन मेकिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली फॉर आवर टाइगर रिजर्व्स। ओके, फयाज। एक्चुअली मेरा मानना है कि जो जितने भी डिसीजंस हो वो एरिया स्पेसिफिक पहले रिसर्च हो। बैन, नो बैन, टूरिज्म, नो टूरिज्म, अगर खराब है तो सख्ती हो। ये हमें तो हमेशा लगा कि टूरिज्म ज्यादा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। जितनी जगह मैंने काम किया और अभी तक देखा तो ज्यादातर तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें देखना होगा कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है, जैसा मैडम ने बताया, और वहां पे कितनी गाड़ियां जा सकती हैं। तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च करके फिर आप बैन करना है, नहीं करना है, रेगुलेट करना है, उन सारी चीज की एक गाइडलाइंस बननी चाहिए। आप हवा में बैठे गाइडलाइंस बनाया, 104 क्या रिएक्शन आया और गाइडलाइंस कुछ और चला गया, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें हो गई। तो अभी भी वक्त है, अगर इसको टाइगर को हम अच्छी तरह चाहते हैं और एक उसके लिए चाहते हैं कि जो 40,000 का हमारा प्राइड था वो 40,000 में जाके 4,000 तक पहुंचे, तो हमें विज्ञान को अच्छे से उठा के रखना होगा, उसको एक सहारा देना होगा और उसकी बात को थोड़ा सम्मान देना होगा। तो विज्ञान के सम्मान के साथ ही टाइगर बचाया जा सकता है। माइक पांडे साहब, कैसे बचाना चाहते हैं आप? आई थिंक बहुत जरूरी है, एक तो सिटीजन साइंस, इंटरवेंशनल साइंस जो हम करते हैं, दैट मीन्स गुड गवर्नेंस, एंड साइंटिस्ट को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, खास करके इस क्वेश्चन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नॉट जस्ट द टाइगर अलोन। एंड जहां तक टूरिज्म है, सेंसिबल टूरिज्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जाते हैं एंड दे मिसबिहेव एंड दे डिसरप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन द जंगल्स। तो ओवरऑल यू हैव टू लुक एट द होल पिक्चर, इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एज वेल, एट द सेम टाइम एंश्योर दैट परहैप्स वी टेक द मिडिल पाथ, जैसे किसी को क्षति ना पहुंचे और टूरिज्म भी बरकरार रहे। और जहां तक गवर्नमेंट है, जहां तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इट हैज टू री इन्वेंट इटसेल्फ, इट हैज टू इन्वॉल्व पीपल, ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड ओनली देन देयर इज अ सॉल्यूशन। जी अंजना जी, फाइनल कमेंट्स। फाइनल कमेंट ये है कि मिडिल बात कहने को और सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिडिल पाथ कहाँ तक चलेगा मैं नहीं जानती। मेरी सिर्फ यही धारणा है कि जो भी आप रेगुलेशन बनाएं, रेगुलेशन ड्रैकोनियन नहीं होने चाहिए, वो संभावित हो और ग्राउंड रियलिटी से हो, लोकल कम्युनिटी के साथ हो, और सबसे बड़ी बात यह है अवेयरनेस और एजुकेशन, जो आए उनको एक होलिस्टिक व्यू दिया जाए। टाइगर का जो स्थान है वो आप रखें, लेकिन सारी आसपास की जो नेचर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी देखें और उसको भी समझें, उसकी जरूरत को समझें। लेकिन मनुष्य तो इतना लालची है कि उसकी जरूरत की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उस लिमिट को जरूर हमें कम करते हुए कुछ त्याग देना पड़ेगा ताकि हम रीगेन कर सके, क्योंकि पर्यावरण सिर्फ बाघ से नहीं है,
उसका हमारे हर पहलू में काम बनता है। तो स्टेट्स जो हैं, मैं उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानती हूं कि उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए, जो भी फाइनल गाइडलाइंस आएंगी उसको दिशा निर्देश मानते हुए उसका पालन करें, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लें ताकि वो एक व्यू के साथ चल सके। जी अजय दुबे, खासतौर से बाघों को चाहने वालों के लिए भी एक लंबी लड़ाई है, बाघ के साथ साथ बाघ के चाहने वाले हमारे आपके जैसे सबके जैसे, क्या आप मानते हैं कि वाकई ये अभी और संघर्ष का समय है, अभी चलेगा हमारा? मुझे लगता है अब संघर्ष समाप्ति की तरफ आ रहा है। बाघों की सुरक्षा के साथ जो मूल बाशिंदे थे जंगलों के, मूल आदिवासी वनवासी, उनके विकास की बात भी हो। नई वाली गाइडलाइन में एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बात है कि बाघ जहां टूरिज्म जिनको यूज किया जाता है, वहां पर पहली बार नई गाइडलाइन में उनके विकास के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री से 10% कहा गया है कि आप खर्चा करो। क्योंकि ज्यादातर जगह हमने देखा है कि एक जगह रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल है, पाना में और सब जगह, और एक तरफ पीने का पानी नहीं है, कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री अब और जवाबदेह बनेगी, जिम्मेदारी के साथ आएगी, और बाघों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। जो आय हो उससे कॉर्पस फंड बने, और जो शिकार के प्रकरण लंबित हो विभिन्न कोर्ट में, जहां पर कन्विक्शन रेट बहुत कम है शिकार करने वालों का। मैं मध्यप्रदेश का उदाहरण लूंगा, पिछले 10 वर्ष में बाघों को मारने पर केवल 2 लोगों को सजा हुई है। तो पैरवी को सशक्त किया जाए, टूरिज्म इंडस्ट्री से जो आय मिले उसमें जो प्रोसिक्यूशन प्रोसेस है वो मजबूत किया जाए, आदिवासियों का विकास किया जाए। सेन साहब, फाइनल कमेंट्स। कितना टाइम है? 2 मिनट में तो बाघ की बात और 2 मिनट में समझ सकती हूँ आपका कष्ट, लेकिन समय की मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ अमित जी के सवाल के जवाब में कि उनको कितना घाटा हो गया। मैं खाली अमित की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके 3 जनरेशन जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ 1911-12 फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा, 28.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं दे सकता हूँ। 28.5 करोड़ की आमदनी हुई टूर ऑपरेटर्स को। सरकार को आमदनी हुई 60 लाख रुपए की, और आदिवासी या लोकल लोग जितने भी वहां पर एम्प्लॉय थे उनके पीछे में 72 लाख रुपया टोटल खर्च किया गया। ये है एक आंकड़ा जो हम कहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को इधर से उधर ले जाए। दूसरी चीज, हम जो ये कहते हैं कि साहब स्टेक होल्डर सबको साथ में ले आए हम बैठा करके, स्टेक होल्डर का प्रतिनिधि होना चाहिए। आप किनको लाना चाहते हैं स्टेक होल्डर से? मैंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक मैं एनटीसीए की मीटिंग में फिर अभी जा रहा हूं, एनटीसीए की मीटिंग में मैंने कहा कि जितने पेपर में आर्टिकल आए हैं उन सबको जरूर बुलाना चाहिए। लोग कहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है कान और आंख है हमारे कोचिंग का। आज तक एक एग्जाम्पल दिखाइए तो कोई टूरिस्ट टूर ऑपरेटर किसी भी पार्क में ये कहा हो कि यहां फलानी जगह पोचिंग की संभावना है या पोचिंग हो रही है। 2 उदाहरण आपके पास है। उस आर्टिकल में जो उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि सरिस्का में चोरी सब टाइगर मारे गए क्योंकि टूरिज्म नहीं था। उनको मालूम नहीं है कि जो उनको फीडबैक दिया है उनको आधा फीडबैक दिया है। रणथंभौर में जितनी टूरिज्म है उतनी ही टूरिज्म सरिस्का में है। रणथंभौर बाघों को देखने के लिए लोगों को सुविधा ज्यादा प्रदान की गई है। लेकिन आपको तीसरी चीज मैं बताता हूं जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 5 साल में टूरिज्म को आप बाहर लाने की अनुशंसा की गई है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के मुताबिक। चूंकि हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देगी तो उसका पालन राज्य सरकार करेगी। अभी जो स्थिति है एनटीसी भारत सरकार की तरफ से, उसमें क्या होता है 10 लाख रुपया देते हैं आप एक फैमिली को जंगल के अंदर जो कोर्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है उसे बाहर निकलने के लिए, आप उसको 10 लाख रुपया देते हैं। लेकिन आप पूरे एरिया में टूरिज्म को खोल के रखने की बात करते हैं, जो बात गाइडलाइन में कभी नहीं कही गई है। ये 20% की बात कही गई। आप देखिए कान्हा में 18% एरिया में टूरिज्म होता है कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जो आज नोटिफाई हुआ है। 3-4 पार्क ऐसे हैं जैसे पन्ना, उन्हें बफर बनाने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं तो ये भी अनुशंसा कर सकता हूं कि आप साहब सेंचुरी को ही बफर बनाइए, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कहीं पर कोई हर्ज नहीं, कहीं रुकावट नहीं है। और ये गाइडलाइन जो है ये एक्ट का के तहत नहीं है। ये गाइडलाइन आप देखिए, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकालिएगा तो इवन IBWL जो हाईएस्ट बॉडी है एडवाइजरी बॉडी प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, उसमें भी इस मुद्दे को लाया जाएगा। मैं जानता हूं कुछ लोग लाएंगे, लेकिन ये बताइए कि उसमें कहां पर प्रोविजन दिया हुआ है कि एडवाइजरी नहीं होगा, ये मैंडेटरी होगा? कहीं पर ये चीज नहीं है।
ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबको बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि टाइगर टूरिज्म शब्द है, जहां टाइगर नहीं है वहां टूरिज्म मिल है, नहीं मिल है तो 1% है देश का। टाइगर भी बिकता है बाजार में। टाइगर को आप इंग्लैंड में बेचते हो, आज से नहीं 15 साल से टूर ऑपरेटर्स का पैम्फलेट मेरे पास आ जाए जो कहता है कि आप 1000 पाउंड दो, मैं आपको टाइगर दिखाऊंगा और मेरा रिसोर्ट फलाने जगह पर है। ओके। अगर एक मिनट, अगर आप नहीं जाते हो, अगर नहीं देखते हो बाघ, तो मैं 1000 पाउंड आपका लौटा दूंगा, ये गारंटी देते हैं। आज जो मैडम एक्चुअली एक इंपॉर्टेंस एक सेकेंड, इको सेंसिटिव जोन 2006 सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर स्टेट को लागू करने के लिए, इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेन साहब जैसे लोग इस बात को उठाएं। जहां तक ये इको सेंसिटिव जोन के बारे में इसमें लिखा हुआ कि नहीं, अगर आपने पढ़ा भी लिखा हुआ है सर, 2006 के बाद क्या 2006 सर निकल गए सर, नहीं कोई स्टेट को नहीं है। आप ये बात जानते थे तो आपको बताना था कोर्ट को। ओके, मामला कोर्ट में है और वहां पर इसका फैसला भी होना है। लेकिन हम सब बाघ लवर्स हैं, बाघ के चाहने वाले हम सब हैं और सब चाहते हैं कि बाघ हमारा बचे, हमारा लालच उस पर हावी ना हो और मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसी तरह से कम हो, ताकि हम भी रहें, हमारे एनिमल्स भी रहें और हमें कभी ये ना कहना पड़े कि एक था टाइगर। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक नए